हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। बेटा सोशल साइंस में इतिहास के नेक्स्ट चैप्टर देख रहे हैं, ठीक है। अध्याय 3 में यहाँ पे अंग्रेजी शासन का भारतीय जनजीवन पर प्रभाव, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अंग्रेजी शासन का भारतीय जनजीवन पर प्रभाव के अंतर्गत कि आपने पिछले पार्ट में अंग्रेजों की शासन की स्थापना के बारे में पढ़ा। अब इस पार्ट में हम देखेंगे यहाँ पे कि भारतीय जनजीवन पर जो है शासन का पड़ने वाला प्रभाव, ठीक है। 1600 ईस्वी से लेकर 1757 ईस्वी तक ईस्ट इंडिया कंपनी का उद्देश्य क्या था? व्यापार करना। वे भारत से कपड़ा, मसाले आदि खरीदने के लिए अपने देश से सोना चांदी आदि लेकर आते थे और वे भारतीय सामान को विदेशों में बेचकर काफ़ी मुनाफा कमाते थे, मगर अपने देश का सामान भारतीय बाज़ारों में नहीं बेच पाते थे। इस एक तरफा व्यापार के कारण ईस्ट इंडिया कंपनी की काफ़ी आलोचना होने लगी। कंपनी पर दबाव डाला गया कि वे व्यापार के लिए धन की व्यवस्था भारत से ही करे। प्लासी और बक्सर के युद्ध के बाद बंगाल पर उनका अधिकार हो गया। बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी अर्थात भूमि कर वसूल करने का अधिकार भी उन्हें प्राप्त हो गया। इससे उन्हें अपने व्यापार के लिए जरूरी धन भारत से ही मिलने लगा। उन्हें अपने प्रशासनिक खर्चों तथा साम्राज्य विस्तार के लिए जरूरी धन की भी चिंता नहीं रही। तो उस समय भूमि कर किसी भी शासक के लिए जो था आमदनी का एक प्रमुख स्रोत था, ठीक है। जो टैक्स लिया जाता था, लगान जो लिया जाता था, वो लगान जो था उन शासकों के लिए जो है आमदनी का एक प्रमुख स्रोत था, साधन था। इसलिए अंग्रेजों ने भी मुख्यतः जो लगान जो था, भूमि का जो था, उन पर अपना नियंत्रण बनाना प्रारंभ कर दिया। फिर आगे देखिए यहाँ पे अंग्रेजों की कृषि नीति, ठीक है। तो अंग्रेजों ने शुरुआत में स्थानीय तौर पर प्रचलित कर व्यवस्था को ही चलाए रखा। बाद में उन्होंने कर निर्धारण और संग्रहण की अलग अलग व्यवस्थाएं बनाई। ये भारत के अलग अलग प्रदेशों की सामाजिक व्यवस्था व शासन की ज़रूरतों के अनुसार तैयार हो गई थी। ये जमींदारी, रैयतवाड़ी व महलवाड़ी जैसी प्रथाएं जो है वो बंदोबस्त किए, ठीक है। तो यहाँ पर कहने का मतलब यह है कि अंग्रेजों ने प्रारंभ में स्थानीय तौर पर जो प्रचलित जो कर व्यवस्था जो थे, उस कर व्यवस्था के अंतर्गत अपनी शासन व्यवस्था संचालित की है। बाद में जो था उन्होंने कर निर्धारण और संग्रहण की अलग अलग व्यवस्थाएं बनाई। तो भारत के जो अलग अलग प्रदेशों में जो सामाजिक व्यवस्था व शासन की जरूरत के अनुसार तैयार की गई थी, जिसमें जमींदारी, रैयतवाड़ी, महलवाड़ी बंदोबस्त प्रथाएँ संचालित थी। पहले दौर में अंग्रेजों द्वारा लगान वसूलने के लिए ठेकेदारी करने के अधिकार को नीलाम किया जाता था। जो सबसे अधिक पैसा जमा करने का वादा करता उसे यह अधिकार दिया जाता था। ठेकेदार का यह प्रयास होता था कि वह जल्दी से जल्दी किसानों से ज़्यादा लगान वसूल करे। ठेकेदारों को केवल अपने लगान की वसूली से मतलब रहता था, वे किसानों के हित या अहित के ध्यान नहीं रखते थे। इसलिए अब अंग्रेजों ने 1-2 वर्ष की ठेकेदारी के स्थान पर 5 साल वाला बंदोबस्त शुरू किया, जिसको कहा गया स्थायी बंदोबस्त। उन्हें लगा कि लंबे समय तक ठेका देने से किसानों के शोषण में कुछ कमी होगी। अब ये नए ठेकेदारों की तुलना में पुराने जो जमींदार जो थे उनको लगान देने लगे। इस तरह लगान वसूली की नीति में बार बार परिवर्तन होते रहे। अब इस बंदोबस्त के अंतर्गत देखिए यहाँ पे स्थायी बंदोबस्त। तो अंग्रेज सरकार ने सन 1789 में बंगाल प्रांत में राजस्व वसूल करने के लिए जमींदार के साथ समझौता किया, जो स्थायी बंदोबस्त कहलाया। कॉर्नवालिस ने फैसला किया कि भू राजस्व की वसूली जमींदारों के हाथ हो। जमींदारी भू राजस्व न दे सके तो उसकी जमींदारी जब्त करके उसकी जगह पर जमींदार को बिठा दिया जाए। बार बार भू राजस्व निर्धारण से बचने के लिए कॉर्नवालिस ने 1789 से 90 में देय भू राजस्व के आधार पर जमींदारों को 10 साल के लिए जमीन का मालिक बना दिया गया। अब ये जमीन की खरीदी बिक्री कर सकते थे एवं लगान न पटाने पर किसानों को जमीन से बेदखल भी कर सकते थे, अर्थात उनमें जमींदारी प्रथा है ना। कंपनी शासन के लिए जो भू राजस्व आमदनी का एक प्रमुख स्रोत थी। इस व्यवस्था से कंपनी को आर्थिक स्थायित्व तो प्राप्त हो गया, पर इस कानून की सबसे जो बड़ी कमजोरी थी कि लगान को कृषि के विकास, उत्पादन वृद्धि बढ़ाने या घटाने में जोड़कर नहीं देखा गया। इसलिए जमींदार तो निश्चित लगान वसूल रहे थे या वसूलते रहे, पर किसानों या सरकार का इससे अधिक फायदा नहीं हो पाया। फिर दूसरा जो आता है महत्वपूर्ण जो व्यवस्था है, रैयतवाड़ी व्यवस्था। तो इस व्यवस्था का मूल आधार लगान का किसान अर्थात रैयत के साथ सीधे करार था।
यह तय किया गया कि कृषि उत्पादन में हुए खर्च को निकाल कर जो बचेगा उसका 50% भू राजस्व होगा। ठीक है, रैयत वाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत यहाँ पर किसानों द्वारा उत्पादित जो साधन होती है उसमें से खर्च को निकालकर जो शेष बचता था उसका 50% मतलब 50% भाग जो है भू राजस्व के रूप में देना पड़ता था। शुरू के दिनों में फसल और उसके मूल्य के घटने बढ़ने से राजस्व का कोई तालमेल नहीं था। बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी प्रांत में 30 वर्षों के लिए बंदोबस्त लागू किया गया। किसानों के साथ सीधे करार के बावजूद इस व्यवस्था से किसानों का शोषण होता रहा। ये रैयतवाड़ी व्यवस्था। अब अगला जो है आपका महलवाड़ी व्यवस्था। तो ये 1833 से लेकर 43 ईस्वी के बीच अंग्रेज शासकों ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक नई लगान व्यवस्था लागू की, जिसे पूरे गांव, जिसे हम लोग कहते हैं महल, से लगान का बंदोबस्त किया जाता था। अर्थात गांव के सभी कृषक परिवारों पर लगान जमा करने की संयुक्त जिम्मेदारी थी। इससे रैयत बंदोबस्त की तरह ही कृषि खर्च और किसानों के भरण पोषण का खर्च निकालकर जो बचता था उसका लगभग आधा हिस्सा लगान के रूप में वसूल किया जाता था। इस व्यवस्था को पंजाब, मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ में भी लागू किया गया था। आगे देखेंगे यहाँ पे छत्तीसगढ़ में लगान व्यवस्था। तो अंग्रेज अधिकारियों ने छत्तीसगढ़ की लगान या भू राजस्व व्यवस्था में अनेक परिवर्तन किए। उन्होंने छत्तीसगढ़ को अनेक तहसीलों में बांट दिया और तहसीलदारों की नियुक्ति की। प्रत्येक परगने में लगान वसूल करने के लिए अमीर और पंड्या राजस्व अधिकारी की नियुक्ति की। अंग्रेज अधिकारियों ने मराठा प्रशासन के समय प्रचलित पटेल के पद को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, पटेल मतलब गांव की प्रमुख होता है, तो जो पद जो था उसको समाप्त कर दिया गया। इसके स्थान पर गौटिया का पद सृजन किया। उस समय गांव के गौटिया वर्ष में 3 किस्तों में लगान वसूल किया करते थे। लगान का निर्धारण जमीन के क्षेत्र के आधार पर किया जाता था और गौटिया अपने गांव से लगान वसूल कर सरकारी खजाने में जमा करते थे। अंग्रेजों द्वारा लागू की गई इन लगान व्यवस्थाओं से किसानों को कोई लाभ तो नहीं हुआ, क्योंकि अंग्रेजों द्वारा लागू प्रत्येक लगान की दर बहुत ऊंची तथा अनिवार्य थी, जिन्हें कृषि की आय से चुका पाना बड़ी मुश्किल होता था। इसलिए किसानों को जमींदारी एवं साहूकारों से कर्ज भी लेना पड़ता था और नियत समय पर कर्ज न पटा सकने पर उसकी जमीन साहूकारों द्वारा हड़प ली जाती थी। परिणाम स्वरूप किसानों की हालत बहुत दयनीय हो गई एवं शासन के प्रति असंतोष की भावना जब पनपने लगी। इस प्रकार कुछ स्थानों पर किसानों ने कंपनी शासन के विरुद्ध विद्रोह भी प्रारंभ कर दिया। ठीक है, तो ठीक है बेटा, आज के जो लेक्चर जो है इसको यहीं पे समाप्त करते हैं। कल हम लोग देखेंगे यहाँ पे दस्तकारी एवं शिल्प पर प्रभाव। ओके, दैट्स ऑल।